हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्वाति झवर एंड यू आर वाचिंग प्लस एजुकेशन। और यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 सीरीज BST चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके कुछ वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा, जिसमें हम कवर कर चुके हैं डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, जिसमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बताया था मैंने, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का ओरिजिन कहाँ है। एक्चुअली मैनेजमेंट का ओरिजिन वहां से है जहां से सिविलाइजेशन है। दैट मीन्स इट इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। जब से ह्यूमन बीइंग है तब से मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के गुजरने के साथ मैनेजमेंट के नेचर में धीरे धीरे चेंजेस आए। दैट्स व्हाई इट इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट। इसका रीजन ये है कि शुरू में इट वाज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेस फॉलो करते थे या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन समय के गुजरने के साथ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई और इसके अपने फीचर्स डेवलप होते चले गए। तो आज हम यही देखेंगे कि मैनेजमेंट किस सब्जेक्ट के ज्यादा करीब है या इसके फीचर्स किन दूसरे सब्जेक्ट से मैच करते हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि समय के गुजरने के साथ जिस तरीके से बहुत सारे फीचर्स में चेंजेस आए हैं मैनेजमेंट के, तो ये थोड़ा साइंस भी है और थोड़ा आर्ट भी। अब इसको समझते हैं कि कैसे ये साइंस है और कैसे ये आर्ट है। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स को साइंस या आर्ट के फीचर्स के साथ, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि आर्ट के फीचर्स क्या हैं या साइंस के फीचर्स क्या हैं। चलिए देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अगर हम ये कहें कि मैनेजमेंट के फीचर्स आर्ट के फीचर्स से मैच करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्ट का पहला फीचर क्या है। तो आर्ट का पहला फीचर है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कि किसी भी स्किल को, किसी भी आर्ट को, आर्ट से मेरा मतलब किसी भी आर्टिस्ट से हो सकता है, चाहे वो डांसर हो, सिंगर, पेंटर या कोई और आर्टिस्ट, इन सभी को थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और बिल्कुल वैसे ही मैनेजमेंट को समझने के लिए भी हमें थ्योरीज पढ़नी पड़ती है। कई सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने अपनी थ्योरीज डेवलप की हैं जिनका नॉलेज लेना हमें जरूरी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्ट का पहला फीचर मैनेजमेंट के फीचर से मैच करता है। दूसरा पॉइंट आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है काम करने का। उसी तरीके से हर मैनेजर दूसरे मैनेजर से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ये पर्सनलाइज्ड स्किल है जो कि बॉर्न टैलेंट होता है। जैसे आर्टिस्ट हर कोई अलग अलग क्वालिटी का है, हो सकता है कि कोई एक अच्छा सिंगर, अच्छा डांसर ना हो, ठीक है। इसी तरीके से एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा मैनेजर जो है उसके पास अच्छी क्वालिटी है, हो सकता है दूसरे के पर्सन के पास उतनी अच्छी क्वालिटी ना हो। तो दिस इज अ बॉर्न स्किल एज वेल एज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब हर बंदा अपने नॉलेज को अपने तरीके से अप्लाई करता है। तो हम ये मानेंगे कि जिस तरीके से आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है स्किल का, वैसे मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड स्किल होती है। देन थर्ड पॉइंट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किल को, घंटों बैठ के रियाज करते हैं या फिर पेंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें वो बार बार करने से क्रिएटिविटी डेवलप होती है और वो उस स्किल में परफेक्ट हो जाते हैं। इन द सेम मैनर अगर आप मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में भी आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितनी सिचुएशंस को आप फेस करेंगे आप उनको डील करना सीखते जाएंगे। दैट मीन्स प्रैक्टिस करने से मैनेजमेंट में आप नई चीज़ें लर्न करते जाते हैं। एट द सेम टाइम वर्ल्ड इज डायनेमिक, दैट्स व्हाई क्रिएटिविटी इज नीडेड, ठीक है। तो जिस तरीके से एक आर्टिस्ट अपने आर्ट में, अपने स्किल में क्रिएटिविटी डालता है, उसी तरीके से एक मैनेजर को भी आज के समय में अपनी स्किल में क्रिएटिविटी जरूर लानी होती है। हम ये मान सकते हैं कि आर्ट के तीनों फीचर्स जो हैं वो मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच करते हैं। पहला एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ना अब बात करते हैं साइंस की, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो अगर हम साइंस की बात करें, हम सभी जानते हैं कि साइंस के जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। तो क्या मैनेजमेंट के रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स भी इसी तरह से रिजिड हैं? चलिए देखते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप साइंस को डायरेक्ट हाई लेवल की चीज नहीं पढ़ते, इनफैक्ट आपको
बेस से शुरू करना होता है और फिर आप लेवल अप करते जाते हैं। इन द सेम मैनर मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए भी हमें बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ता है और दिस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसीलिए ये एक सब्जेक्ट की तरह डेवलप हो गया है। तो हम ये मानते हैं कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस इज मैचिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बात करते हैं सेकेंड फीचर ऑफ साइंस की। तो साइंस इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस। आप जानते ही होंगे कि साइंस के जितने प्रिंसिपल हैं these are lab tested, बट मैनेजमेंट में क्योंकि ह्यूमन फैक्टर होता है तो हम यहाँ लैब टेस्ट करके तो प्रिंसिपल्स नहीं बना सकते, बट कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेटिव प्रैक्टिस के थ्रू हम इसके प्रिंसिपल्स को जनरेट करते हैं। मतलब एग्जैक्टली साइंस की तरह तो नहीं, पर फिर भी इनके प्रिंसिपल्स को हम बार बार कोशिश करके, जिस तरीके से लैब में बहुत ट्रायल्स किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह बहुत बार ऑब्जर्व करके या बहुत सारी सिचुएशंस को रख कर हम इनको टेस्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इन एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्टली ये साइंस नहीं है, बट दिस इज इन एग्जैक्ट साइंस। वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो साइंस के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, चाहे आप जहां भी इन्हें अप्लाई करें वो सेम रिजल्ट्स देते हैं। मगर अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और रूल्स रेगुलेशंस की बात करें, दे आर नॉट 100% एग्जैक्ट। द रीजन इज हर बार यहाँ सिचुएशंस थोड़ी ना थोड़ी अलग होती हैं और ह्यूमन फैक्टर इज देयर, और जहाँ ह्यूमन फैक्टर आता है वी कैन नॉट मेक इट श्योर 100%। तो ये फीचर दोनों मैच नहीं करते हैं, ये हाफ मैच करता है, पूरी तरह मैच नहीं करता। दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड इट इन एग्जैक्ट साइंस। तो अगर हम देखें साइंस के तीनों फीचर मैच करते हैं, आर्ट के तीनों फीचर मैच करते हैं, साइंस का ऑलमोस्ट हाफ फीचर्स जो है वो मैच करते हैं, कुछ फीचर्स मैच नहीं करते, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ना तो प्योर आर्ट है ना ही प्योर साइंस है। इनफैक्ट इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट, मतलब वो आर्ट भी है और साइंस भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर ऑफ जो मैनेजमेंट है ये क्या प्योर साइंस है, तो आपका आंसर नो में होगा, और अगर ये पूछता है क्या ये प्योर आर्ट है तो भी आपका आंसर नो में होना चाहिए, क्योंकि इट पजेस क्वालिटी ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की, कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो अभी बढ़ते जो ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ के साथ मैनेजमेंट एक बहुत ही अहम हिस्सा बनता जा रहा है। एक सब्जेक्ट की तरह MBAs की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो क्या हम ये मानेंगे कि MBA एक प्रोफेशन की तरह डेवलप हो चुका है? तो आइए देखते हैं। एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो पहला किसी भी प्रोफेशन का पहला जो इम्पॉर्टेंट फीचर होता है दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि प्रोफेशनल्स कौन होते हैं। तो प्रोफेशनल्स आर लाइक डॉक्टर्स हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, या कोई लॉयर है वो प्रोफेशनल है, CA होता है वो भी प्रोफेशनल्स में आते हैं। तो पहला चीज़ है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये सारे लोग जो भी पढ़ाई करके आते हैं या जिस भी सब्जेक्ट की नॉलेज इनको होती है ये वेल डिफाइंड होती है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह स्टेप बाय स्टेप ग्रो की जाती है, जिससे एक पर्सन को किसी सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट और डेप्थ नॉलेज हो जाए। तो यस, मैनेजमेंट को भी इसी तरीके से इस सब्जेक्ट को इसको एक इस तरीके से ग्रूम किया गया है कि स्टेप बाय स्टेप नॉलेज है, और इसको पढ़ने वाले बंदे को हर चीज़ का प्रॉपर नॉलेज हो जाता है मैनेजमेंट का। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रोफेशन का पहला फीचर जो है वो मैनेजमेंट के पहले फीचर से मैच करता है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने पहले नाम लिया डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, या फिर हम किसी CA की बात करते हैं या किसी लॉयर की बात करते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट या किसी कंट्री ने इनको एक प्रॉपर डिग्री दे रखी है। उनका मानना ये है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है यू नीड टू पजेस अ डिग्री, यू नीड टू पजेस अ नॉलेज, कि जो प्रॉपर एक डॉक्टर के पास होनी चाहिए। मतलब हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इसी तरह हर कोई लॉयर या CA नहीं बन सकता। इसका रीज़न ये है, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप उस डिग्री को हासिल नहीं करेंगे, आपके लिए ये प्रोफेशन के रास्ते बंद हैं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो अभी तक के मैनेजमेंट के लिए MBA या किसी और तरीके की डिग्री होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है। आप एक ऐसा पर्सन जिसने MBA नहीं किया है, मगर अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ये पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट परफॉर्म करे, तो एज अ मैनेजर ही कैन वर्क। मतलब हम ये मान सकते हैं कि इस रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला फीचर
अभी तक मैनेजमेंट के फीचर से मैच नहीं करता है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर आप देखेंगे तो जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं ये अपनी डिग्री या अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक एसोसिएशन का हिस्सा बनते हैं, जहां इनको एक इनकी आइडेंटिटी, इनका जो एनरोलमेंट नंबर होता है ये उन्हें दिया जाता है। मैनेजमेंट के लिए भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, पुणे में है या हम कह सकते हैं दिल्ली में है, और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि ये कंपल्सरीली आपको मैनेजमेंट पढ़ने के बाद आपको इन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना ही होगा। तो हम फिर यही कह सकते हैं कि ये फीचर जो है वो मैनेजमेंट के फीचर से मैच नहीं करता है। देन थर्ड वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि हर एक प्रोफेशन का अपना कुछ एक बेस रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और उन्हें ये फॉलो करना ज़रूरी होता है। जो भी पर्सन एक प्रोफेशनल है और जो वो इस एसोसिएशन का हिस्सा है, वहाँ ये एथिकल कोड्स डेवलप किए जाते हैं और ये सारे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं दे हैव टू फॉलो दीज कोड्स। अगर ये कोड फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें उस डिग्री से हटाया भी जा सकता है, उस प्रोफेशन से हटाया भी जा सकता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट का कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक डेवलप नहीं किया गया है, तो हम फिर ये मान सकते हैं ये फीचर भी मैनेजमेंट से मैच नहीं करता है। द लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। जितने भी प्रोफेशंस बनाए गए हैं या जो भी प्रोफेशंस हैं जिन्हें गवर्नमेंट स्पेशल दर्जा देती है, जिन डिग्री को रखने वाले लोगों को एक प्रोफेशनल का दर्जा दिया जाता है, तो ये सारे लोग सर्विस मोटिव से काम करते हैं। अगर आप चाहे डॉक्टर का प्रोफेशन देख लें या किसी और का भी, तो ये सर्विस मोटिव से काम करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई सर्विस मोटिव स्पेसिफाइड नहीं है। इनफैक्ट इट कैन बी वर्क with the motive of profit earning. So again this feature is also not matching with the feature of management. तो अब हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है ये प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहा है, कि ये एक प्रोफेशन की तरह डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी भी ये एक प्योर प्रोफेशन नहीं माना जाएगा। हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इनके पांचों पॉइंट्स को याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको देती हूँ, दैट इज स्वीप। ठीक है, स्वीप SWEEP, इससे आप याद रख सकते हैं। S इज सर्विस मोटिव, W इज वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी नॉलेज, E इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, E इज एंट्री एंड P इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। मतलब आप इस स्वीप वर्ड से इनके सारे पॉइंट्स याद रख सकते हैं, 5 फीचर्स, क्योंकि कभी भी अगर आपसे पूछेगा तो आपको ये पांचों पॉइंट्स से कंपेयर करके बताना होगा कि क्यों ये प्योर प्रोफेशन नहीं है। आज हमने समझा कि मैनेजमेंट में नेचर और साइंस दोनों के फीचर्स होते हैं और ये अभी भी प्योर प्रोफेशन की तरह डेवलप नहीं हो पाया है। ये कुछ पॉइंट्स है, अगर आप इन्हें नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं कुछ केस स्टडीज रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स। लेते हैं केस स्टडी नंबर 1, जिसमें बताया गया है कि हेमा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ अर कंपनी कोब लिमिटेड। और ये इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ये काफ़ी क्रिएटिव है और बहुत सारी चीज़ों में इनिशिएटिव लेकर चैलेंजेस को हैंडल करती है। द नॉलेज गेन बाय हर ड्यूरिंग हर स्टूडेंट डेज एट अ रिनाउंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन एज वेल एज थ्रू हर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स अप्लाइड बाय हेमा। कहने का मतलब ये है कि हेमा जो है जब अपने स्टूडेंट डेज में थी और जो मैनेजमेंट का स्टडी उसने किया वो सारे नॉलेज को वो यहाँ स्किलफुली अप्लाई करती है, एज वेल एज जो बहुत सालों का ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है उनको भी वो अपनी फील्ड में अप्लाई करती है। शी ऑफन रीड्स बुक एंड अदर लिटरेचर इन वेरियस फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट। वो बहुत अलग अलग तरीके की बुक्स को रीड करती है ताकि वो अपने नॉलेज को बेटर कर पाए और अपडेट रख पाए और साथ में अपनी स्किल को प्रैक्टिस कर पाए। इस केस स्टडी में पूछ रहा है कि an aspect of the nature of management is being highlighted in the above description. Identify the aspect. मतलब हमें nature of management को identify करना है। nature of management जैसे ही word हम सुनते हैं हमें याद आना चाहिए कि management के nature के 3 parts हैं, that is either art or science or
प्रोफेशन, हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन सा चीज़ इसमें मैच करता है। तो मुझे ना तो इसमें साइंस के कोई फीचर दिखाई दे रहे, ना प्रोफेशन के, इनफैक्ट ये टोटली आर्ट के फीचर्स शो कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द एस्पेक्ट आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई किया कि मैनेजमेंट का नेचर आर्ट की तरह होता है, तो हमको आर्ट के 3 फीचर्स बताने हैं। मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको वीडियो में डिटेल में, मैं आपको सिर्फ सब हेडिंग्स बताती हूँ। दैट इज फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो जो उसने इस केस स्टडी में क्लियर पता चल रहा है कि जो उसने स्टडी की है अपने स्टूडेंट डेज में वो उसको अप्लाई कर रही है। सो थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ अप्लाई हो रहा है। देन सेकेंड आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। वो इनिशिएटिव लेती है, अपनी क्रिएटिविटी से चैलेंजेस को हैंडल करती है और अपने वर्क फील्ड में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो इसका मतलब अपने पर्सनलाइज तरीके से वो वहाँ काम करती है। देन द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो क्योंकि ये अपने ऑब्जर्वेशन से जो इतना एक्सपीरियंस उसने किया है साल दर साल काम करके, उस एक्सपीरियंस को क्रिएटिवली अपने नॉलेज को यहाँ यूज़ करती है, एट द सेम टाइम प्रैक्टिस करती है, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपडेट करती रहती है बाय रीडिंग न्यू लिटरेचर एंड बुक्स। तो इस तरीके से पहले पार्ट का आंसर आप लिखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और बाद के 3 पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आप इन तीनों फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब केस स्टडी नंबर 2, अमन, अहमद एंड एली 3 पार्टनर्स आर देयर इन अ फर्म जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स, महाराष्ट्र स्टेट में डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं। अमन इज होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विथ बिजनेस स्टडीज। ठीक है, मतलब अमन ने बिजनेस स्टडीज और इलेक्टिव सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई की है। अहमद हैज़ डन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री एंड एली इज इन डेयरी फार्मिंग। तो एली और अहमद दोनों अलग अलग फील्ड से पढ़े हैं। ऑन द अदर हैंड अमन ने बिजनेस स्टडीज को पढ़ाई की है। वन डे देयर वॉज अ सीरियस डिस्कशन बिटवीन अहमद एंड एली रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अहमद का कहना है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, whereas Ellie argued against it, saying that the legal and medical professions are the only professions because they fulfill all the conditions of the profession. Aman, on the basis of his knowledge of the business studies, explains the nature of management as a profession to Ahmad and Ellie. मतलब कि इन दोनों के बीच में, अहमद और अली के बीच में एक सीरियस कॉन्वर्सेशन चलता है, डिबेट चलता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो अमन इन दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय अप्लाइंग हिज नॉलेज। अब हमें ये बताना है कि अमन ने ऐसे कौन से पॉइंट्स दिए होंगे जिससे अहमद और एली सेटिस्फाई हो जाए। तो बात करते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। जैसे कि मैंने अभी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्योर प्रोफेशन। इनफैक्ट मैनेजमेंट के काफ़ी फीचर्स हैं जो प्रोफेशन के फीचर्स से मैच नहीं करते। इस आंसर के लिए हमें ये लिखना होगा कि वो 5 फीचर्स कौन से हैं, और हमें ये भी बताना होगा कि ये मैच करते हैं या नहीं करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट आवर आंसर विद द सेंटेंस दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट नॉट अ full-fledged profession like legal, accounting or medical professions because it does not meet the exact criteria of a profession. ठीक है, और उसके बाद आप 5 पॉइंट्स को 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे जो कि मैंने आपको स्वीप के शॉर्ट फॉर्म में बताया था। दैट इज फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन, फोर्थ इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड फिफ्थ वन इज सीरियस मोटिव। आप इन 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। Now third case study, Miss Bharti passed her MBBS examination in the first division in 2010. Later on the year 2013, she passed her MS examination as an eye surgeon. मिस भारती ने पहले 2010 में MBBS पास किया, फिर 2013 में उसने आई सर्जन का स्पेशलाइजेशन
वाला कोर्स किया. शी वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल इन द एग्जामिनेशन. आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज शी जॉइंड अ हॉस्पिटल एज एन आई सर्जन. ठीक है, मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो एक आई सर्जन के तौर पे अपने एक आई सर्जन के तौर पे एक हॉस्पिटल को ज्वाइन करती है. शी इज परफॉर्मिंग 10 ऑपरेशन सक्सेसफुली एवरी डे. नाउ टेल what aspect of Miss Bharati's above experience is science and what aspect is art. कहने का मतलब ये है कि इसके स्टडी में साइंस के भी एस्पेक्ट्स हैं और आर्ट के भी एस्पेक्ट्स हैं. तो हमें उन्हें सॉर्ट करना है कि दोनों में से कौन सा क्या है. एज वी नो दैट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट इज साइंस. ठीक है, मतलब अगर हम किसी सब्जेक्ट का नॉलेज ले रहे हैं तो दैट विल कम अंडर साइंस. जहाँ पे ये लाइंस दी गई है कि भारती ने MBBS किया और उसके बाद MS पास किया एज आई सर्जन, ये आएगा पार्ट साइंस में. ऑन द अदर हैंड पुटिंग दैट इंफॉर्मेशन टू द प्रैक्टिस इज एन आर्ट. मतलब कि जहाँ उसने जॉब ज्वाइन की और उसके बाद वो पर डे अपने साइंस का नॉलेज जो उसने पहले सीखा है उसको सक्सेसफुली अप्लाई करके पर डे 10 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, वो पार्ट आर्ट में आएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आर्ट का फीचर है. ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि वर्किंग एज एन आई सर्जन इज आर्ट एंड गेटिंग नॉलेज टू बिकम आई सर्जन इज साइंस. तो इस तरीके से हम केस स्टडी की लाइन कोट्स करके बता सकते हैं कि कौन सा पोर्शन साइंस की बात कर रहा है और कौन सा पोर्शन आर्ट की बात कर रहा है. मुझे लगता है आज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. केस स्टडी क्रैक करना समझ में आ गया होगा. कीवर्ड्स और सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे. होप इट विल हेल्प यू अ लॉट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. बाय बाय.